नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर है जहां सीएम योगी का धर्मांतरण में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूपी पुलिस एसटीएफ एटीएस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। धर्मांतरण के 16 आरोपियों को सजा और 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके साथ ही बता दें कि 4 आरोपियों को 10 साल की सजा धर्मांतरण के आकाओं और सहयोगियों को दबोचा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। यूपी पुलिस और इसके साथ ही बता दें कि एसटीएफ एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में 16 आरोपियों को सजा मिली है। 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही धर्मांतरण के मुख्य आरोपी और उनके सहयोगियों को पकड़कर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। सरकार का साफ संदेश है कि अवैध धर्मांतरण पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां धर्मांतरण के 16 आरोपियों को सजा दी गई है और 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी का धर्मांतरण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूपी पुलिस एसटीएफ एटीएस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। उसके साथ ही धर्मांतरण के 16 आरोपियों को सजा दी गई है। 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां 4 आरोपी और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अवैध धर्मांतरण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इसके साथ ही सीएम योगी ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। यूपी पुलिस एसटीएफ एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में 16 आरोपियों को सजा मिली है। 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी और उनके सहयोगियों को पकड़कर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। सरकार का साफ संदेश है कि अवैध धर्मांतरण पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई आवश्यक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का धर्मांतरण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सरकार का साफ संदेश है कि अवैध धर्मांतरण पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 16 आरोपियों को सजा मिली है। 12 आरोपियों को आजीवन कारावास और 4 को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी और उनके सहयोगियों को पकड़कर कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता संतोष पांडे का। संतोष, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? सीएम योगी का सख्त एक्शन देखने को मिला है। देखिए वर्षा जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार सरकार धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रही है और एक बार फिर एक बड़ा कहीं कहीं जो गिरोह है वो पकड़ में आया है और निश्चित तौर पर आरोपियों को अगर हम कारावास की बात करें तो लगातार कहीं कहीं उनको सजा दिलाने का काम भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो जो ये अवैध धर्मांतरण है ये लगातार इसके सरगना को भी खोजने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जैसे कि पता चला कि विदेशी फंडिंग के जरिए कहीं कहीं ये धर्मांतरण का बड़े स्तर पर काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। लेकिन लगातार आपने देखा कि इसके पहले भी 16 अवैध धर्मांतरण को सजा दिलाने का काम किया जा रहा है। 8 वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे काम कर रही है और एक बार फिर कहीं न कहीं इनके खिलाफ मुखर हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार और इनको फिर जिस तरह से पकड़ में आए हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि इनको भी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो तमाम विदेशी फंडिंग और तमाम ऐसे दस्तावेज मिलने का जो काम है वो भी हुआ है। देखना होगा कि किस तरह से आगे भी सरकार इस पर काम करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा समूह जो इस दिशा में काम कर रहा है, अलग अलग हिस्सों में लोगों को धर्मांतर कराने का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि तक विराम कब कैसे लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कानून बनाने का भी काम किया, लगातार लोगों को कहीं न कहीं सजा दिलाने का भी काम कर रही है। लेकिन फिर भी धर्मांतरण का जो केस है, मामला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। संतोष, इस कानून के बाद और सेक्शन के बाद अब एटीएस और एसटीएफ की किस तरह की कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी? कितनी तेजी अब और ज्यादा इन सब मामलों में देखने को मिलेगी? देखिए तेजी का ही नतीजा है कि लगातार जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन तक एसटीएफ पहुंच रही है, उन पर कार्यवाही हो रही है। लेकिन अभी भी ये तार जिस तरह से विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला आता है, तमाम ऐसे इनके जो आका बैठे हुए हैं, जब तक वो उनके हाथ उन तक नहीं पहुंचेंगे तो इस तरह की जो कार्यवाही है वो रुकने वाली नहीं है। इस तरह के जो काम है अवैध धर्मांतरण का वो लगातार चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का, और अगर हम उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी की बात करें तो वो भी सशक्त नजर आ रहे हैं। उनका यही मानना है कि इसके खिलाफ जो भी लोग होंगे उनको निश्चित तौर पर उन तक पुलिस पहुंचेगी, उन तक एसटीएफ पहुंचेगी, उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया जाएगा जो इनके आका है, जिनके इशारे पर इस तरह के काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। संतोष, इस सख्त एक्शन के बाद अब किस तरह का रुख लोगों का इस पे देखने को मिलेगा और किस तरह से जो अवैध धर्मांतरण करते हैं ये लगातार मामले सामने आते हैं उन पे किस तरह से शिकंजा कसा जाएगा और उनमें किस तरह का भय अब बैठाया जाएगा?
देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, लोग निडर होकर के अपनी बात को रख रहे हैं। लोग कहीं न कहीं धर्मांतर के खिलाफ भी हैं। धर्मांतरण चूंकि एक दिन में इकट्ठा नहीं होता है, जरूर चाहे हम ब्रेन वॉश की बात करें, चाहे लोगों के संपर्कों की बात करें, तो काफी दिनों के बाद में वर्षा जी इस तरह का काम हो पाता है। तो ऐसे में भी लोगों को थोड़ा सा जागरूक रहने की आवश्यकता है, और जो इस तरह का काम कराते हैं उन पर तो सरकार काम कर ही रही है, उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, अगर इस तरह की कोई गतिविधियां होती है जहां लोग पहुंच करके लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को प्रलोभन देने का काम करते हैं, तो वो भी पुलिस को बताएं और सरकार को बताएं, तो निश्चित तौर पर इस पर कहीं न कहीं एक विराम लग पाएगा। क्योंकि सरकार इसके खिलाफ लगातार आवाज मुखर कर रही है, लगातार कहीं न कहीं लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। तो एक बार सरकार का जो काम है वो सराहनीय नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी कहीं न कहीं इसकी पूरी तरह से लगी हुई है, लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि धर्मांतरण के पीछे एक बड़ा कहीं न कहीं तबका लगा हुआ है, विदेशी फंडिंग हो रही है, उनको पैसा भेजा जा रहा है कि इस ओर लोगों को, चाहे वो हम हिंदू की बात करें चाहे अन्य जो धर्मों के लोग हैं, उनको कहीं कहीं धर्मांतरण कराने का काम किया जा रहा है। इस पर विराम लगने के लिए सरकार कहीं कहीं प्रतिबद्ध है, लगातार काम भी कर रही है। संतोष, जहां एक और सरकार लगातार धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो छांगुई बाबा है उनके यहाँ पे भी अवैध अतिक्रमण और लगातार उनके यहाँ भी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कार्रवाई और इस तरह के कार्य तो कितने लंबे समय से चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मामले उजागर होते हैं उसके बाद ही एक्शन क्यों देखने को मिलता है? क्यों इस पे सख्ती से काम नहीं किया जा सकता? देखिए वर्षा जी, जब तक किसी चीज के साक्ष्य नहीं मिलते हैं तब तक कोई कार्यवाही करना ठीक भी नहीं रहता है। जब साक्ष्य मिल जाते हैं पुख्ता, तभी कहीं कहीं कार्यवाही भी होती है। तो ऐसे में जब साक्ष्य मिलते हैं तो कार्यवाही की जा रही है। सरकार का भी अपना मानना है कि अगर ऐसे लोग हैं जो कहीं कहीं इस दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों को, आसपास के लोगों को पता चलता है, क्योंकि अगर हम धर्मांतरण की दिशा की बात करें वर्षा जी, तो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए ऐसे लोग काम करते हैं जो थोड़ा सा गरीब होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, और उसके बहाने वो उन तक पहुंचते हैं। उनको मदद करने के नाम पर, उनको कहीं कहीं अपने को बहुत अच्छा बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए इस तरह का दबाव डालते हैं, और उसके बाद में प्रलोभन के साथ साथ कहीं कहीं धर्मांतरण करने का काम करते हैं। तो इस दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाला जो समय होगा उसमें धर्मांतरण पूरी तरह से रुकेगा, क्योंकि सरकार कानून के साथ साथ कठोरतम कार्यवाही कर रही है, लगातार लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रही है, और कहीं न कहीं पुलिस भी लगी हुई है। ऐसे आपने देखा कि 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापेमारी करके और तमाम से ऐसे लोगों को कहीं कहीं पकड़ने का काम किया है। उनको सलाखों के पीछे भेजने का जो काम है वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से किया गया है। ठीक है संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में अवैध बिल्डिंग निर्माण जारी है। एलडीए प्रवर्तन जोन 5 में बिल्डिंग निर्माण और इसके साथ ही वैसमऊ में आरआर इंस्टीट्यूट तक फैला है घोटाला। अधिकारियों का संरक्षण बन रहा है सवाल। शिकायत के बाद भी नहीं हुई है कार्रवाई। इसके साथ ही जेई राहुल विश्वकर्मा और एई बता दें कि सांठगांठ करते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि लखनऊ में एलडीए जोन 5 में अवैध बिल्डिंग निर्माण का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। वैसमऊ में आरआर इंस्टीट्यूट तक फैला यह घोटाला अधिकारियों के कथित संरक्षण के बिना पूरा नहीं हो पाया। जेई राहुल विश्वकर्मा और एई की सांठगांठ भी इस मामले में उजागर हुई है। शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या एलडीए प्रशासन इस घोटाले पर पर्दा डाल रहा है? यह सवाल अब जनता के जहन में उठता हुआ नजर आ रहा है। यह सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अधिकारियों का संरक्षण बन रहा है सवाल। और इसके साथ ही बता दें कि घोटाला और लखनऊ में एलडीए प्रवर्तन जोन 5 में अवैध बिल्डिंग निर्माण को लेकर यह मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि आरआर इंस्टीट्यूट तक फैला यह घोटाला अधिकारियों के कथित संरक्षण के बिना पूरा नहीं हो सकता। और इसके साथ ही जेई राहुल विश्वकर्मा और एई की सांठगांठ भी इसमें नजर आ रही है और इस मामले में उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या एलडीए प्रशासन इस घोटाले पर पर्दा डाल रहे हैं? यह सवाल जनता के जहन में उठने लगा है। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विकास योजनाओं को तेज कराने के निर्देश दिए। धर्मांतरण के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के तहत कानून का डंडा कड़ा रहेगा। साथ ही सावन माह की शुभकामनाएं भी दी। सरकार की जो भी योजनाएं जो भी परियोजनाएं चल रही है उन सबका पूरे गहन परिशोधन किया गया और क्या नाम सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार से जो कार्य चल रहे हैं इनमें गुणवत्ता में किसी तरह का समझौता ना हो और सभी कार्य जल्दी से जल्दी समय से पूरा। भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख बोनी कपूर और बता दें कि आशीष भूटानी ने यमुना प्राधिकरण के नए सीईओ राकेश कुमार सिंह से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में नोएडा में प्रस्तावित इंटरनेशनल फिल्म सिटी के विकास और शिलान्यास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में ईडा और भूटानी ग्रुप के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बोनी कपूर ने कहा कि हम फिल्म सिटी को जल्द ही हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह परियोजना न केवल फिल्म जगत बल्कि पूरे यमुना क्षेत्र के लिए फायदेमंद होगी। जैसे कि मैंने बार बार कहा है जब भी मैं इधर आया हूं, इसके अलावा भी हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी हो इधर। और सिर्फ हिंदुस्तान के फिल्म मेकर्स नहीं, बाहर के फिल्म मेकर्स भी इधर आए और अपनी फिल्मों का इधर निर्माण करें। तो इससे ज़्यादा क्या हम बोल सकते हैं? कि कोशिश यही कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बने। एंड एट द सेम टाइम इन दिस फिल्म सिटी वी विल बी हैविंग एन इंस्टीट्यूट वेयर वी विल ट्रेन पीपल. We will be having a retail outlet. We will be having a village where there will be a museum also, film museum also. So there will be a lot of activities for people who come in. They will not just get to see the shooting part of it. In fact, here they will get to see shooting part of it from close quarters. कानपुर सीएमओ पर जांच शुरू हो गई है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी पर जांच शुरू। शासन ने 1 माह में रिपोर्ट मांगी है। जांच में सीएमओ को सहयोग देना होगा। तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं। कानपुर प्रशासन पर बड़ी और इसके साथ ही बता दें कि कड़ी नजर बनी हुई है। सबकी बड़ी खबर है, जहां निर्देश भी जारी और कानपुर प्रशासन पे कड़ी नजर है। कानपुर सीएमओ और डॉक्टर हरिदत्त नेमी पर जाँच शुरू कर दी गई है। शासन ने 1 माह के भीतर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जांच में सीएमओ को पूरा सहयोग देना होगा। तत्काल कार्रवाई के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। कानपुर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। यह मामला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल ने बीजेपी नेता दिनेश तिवारी की मांग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखकर मुनैरी से कचहरी और गोविंदपुर IIIT से बहरा तक इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा संचालन का अनुरोध किया है। दिनेश तिवारी ने बताया कि एयरपोर्ट से प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आवागमन होता है और भगतपुर में एक अस्पताल और विकासखंड है जहां से भी हजारों लोग यात्रा करते हैं। एयरपोर्ट, अस्पताल, ब्लॉक, IIIT, हाईकोर्ट, विश्वविद्यालय और कचहरी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों तक परिवहन निगम के साधनों की कमी से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हापुड़ में एक परचून दुकानदार के अपहरण और फिरौती वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस कमिश्नर ने बता दें कि किदवई नगर चौकी प्रभारी प्रभास शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। दरोगा पर आरोप है कि उन्होंने 5 साथियों के साथ मिलकर खुद को SP क्राइम ब्रांच का अफसर बताया। दुकानदार राम बहादुर को अगवा कर होटल में बंधक बनाकर 3 लाख रुपए की फिरौती वसूली। जांच में आरोप सही पाए जाने पर FIR दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपी दरोगा फरार है और उसकी तलाश जारी है। जी देखिए, मीडिया में एक खबर आई थी कि एक व्यापारी को अगवा करके ले गए और उनसे गाड़ी में ले गए, होटल में रखा और उनसे पैसे की मांग करेगी, फिर कुछ पैसे लेकर छोड़ा गया। तो इसमें पुलिस वालों को, कुछ लोगों को नेम्ड किया गया था। तो इस पर ACP पनकी को जांच दी गई थी। जांच उन्होंने विस्तृत रूप से करके सौंप दी, जिसमें चौकी इंचार्ज जो थे प्रभास शर्मा, उनको दोषी पाया गया और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ FIR लिखी गई। जो उनके अन्य सहयोगीगण हैं उनकी तलाश करी जा रही है और शीघ्र ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जांच में कुछ ऐसा कुछ आया कि वो जो साथ में थे, कहाँ के थे, क्या वाकई में ये लोग मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच के थे? नहीं, मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच के तो बिल्कुल नहीं थे। यहीं के कुछ लोग थे और उनकी तलाश करी जा रही है और उसमें मुझे लगता है कि पुलिस के कुछ और लोग भी शामिल थे। हापुड़ थाना कपूरपुर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई और पुलिस ने वाहन रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने भागने के साथ ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी है। दोनों बदमाश घायल होकर पकड़े गए। घटना में एक सिपाही और इसके साथ ही फायरिंग से बच गया और बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, एक स्विफ्ट कार और गौक्षी के उपकरण बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जबकि पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रात्रि में थाना कपूरपुर पुलिस के द्वारा मुठभेड़ के दौरान 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। इन लोगों से पूछताछ करने पर एक ने अपना नाम हसीब उर्फ चूजा पुत्र इकरार, जो कि संभल का निवासी है, तथा दूसरे ने अपना नाम मेराजुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन जोया, जिला अमरोहा का निवासी है। इन दोनों के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और इनके पास से बरामद स्विफ्ट गाड़ी में गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। दोनों घायल अभियुक्तों को मेडिकल उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन।
समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां दो लोगों ने खुद को प्राधिकरण का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति के मकान पर बुलडोजर चला दिया। घटना नोएडा के सेक्टर 107 थाना क्षेत्र सेक्टर 39 की है, जहां फर्जी अधिकारी बनकर जेसीबी से मकान का पिछला हिस्सा तोड़ दिया गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। जब शक गहरा हुआ तो मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपियों के पास बुलडोजर कैसे आया और किस मकसद से उन्होंने यह कार्रवाई की। पीड़ित परिवार ने बता दी कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनके स्तर से ऐसी कोई कार्रवाई अधिकृत नहीं थी। और अब कल अथॉरिटी हमारी ज़मीन पे आती है 3 जेसीबी के साथ और फोर्स के साथ। उसके बाद ज़मीन पे करीब 2 जेसीबी टीन शेड साफ कर रही थी। एक जेसीबी वहाँ पर हमारा मकान बना हुआ था, उसको तोड़ रही थी। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर गया, ज़मीन पे पूछा कि जी आप कहाँ से हैं और ये क्यों तोड़ रहे हैं, इस पे स्टे है। उन्होंने कहा हम अथॉरिटी से हैं, तुम यहाँ से साइड हो जाओ और ये सारी फोर्स हमारी है, नहीं तो आपको हम जेल भेज देंगे। तो मैं घबरा गया। मैं घबराने के बाद मैं गया, मैं दीपक कुमार जी थे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे ये जेसीबी यहाँ पे तोड़ रही है और इस पे हमारा स्टे है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये हमारी जेसीबी नहीं है। तो फिर मैंने उसी टाइम घबरा गया थोड़ा सा। तो फिर मैंने एक बार फ़ोन किया डायल 112 पे, वहाँ से फिर पुलिस आती है। उसी वक्त वो जो तीसरी जेसीबी थी वो भाग जाती है। जिले के सरीला ब्लॉक स्थित हरसुंडी गांव में लगातार 4 घंटे की भीषण बारिश ने तबाही मचा दी। गांव तालाब में तब्दील हो गया, जिससे ग्रामीणों की पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई है। घरों में रखा बीज, अनाज और राशन पानी में बह गया। 4 कच्चे मकान ढह गए और 1 दर्जन घरों में चूल्हा तक नहीं चल पा रहा है। गांव की एक बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू थे, जिन्होंने बताया कि अब खेती और जीवन दोनों ही मुश्किल हो गए हैं। ग्रामीणों ने बालू खदान संचालक और ग्राम प्रधान पर जल निकासी का रास्ता बंद करने का आरोप लगाया, जिससे पानी का निकास रुक गया और गांव जलमग्न हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस पीड़ित गांव की सुध लेगा। झांसी के बरुआ सागर में कुछ दिन पहले पति पत्नी से की गई लूट के मामले में झांसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच बनगोवा स्कूल के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के पास से लूटी गई बाइक, एक अवैध असला, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद हुई है। घायल बदमाशों की पहचान बता दें कि ब्रजेश कुशवाहा और कपिल पटेल के रूप में हुई है। इनमें से एक पहले भी लूट के मामले में जेल जा चुका है। घायल बदमाशों का इलाज जारी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 7/8 की रात्रि में समय करीब 12:30 बजे मनीष कुशवाहा अपनी पत्नी को झांसी से लेकर के बरुआ सागर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच बरुआ सागर कस्बे के पास जराय मठ पे कुछ अपराधियों ने इनको घेर करके इनकी पत्नी का बीजा सेन और इनका पर्स, जिसमें मोबाइल भी था तथा 4000 रुपये थे, और जिस मोटरसाइकिल से जा रहे थे उसको छीन लिया था। इस संबंध में इनसे तहरीर लेकर के थाना बरुआ सागर को उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम तथा सिविल पुलिस की टीम लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने हेतु अपराधियों को गिरफ्तार करने।
यूपी के बलिया से बिहार शराब तस्करी का ताजा खुलासा हुआ है। नरही थाने के लक्ष्मणपुर कंपोजिट शराब की दुकान से एक बाइक सवार युवक के पास 25,000 रुपए कीमत की अवैध शराब मिली। आरोप है कि इसे बिहार ले जाकर बेचा जाना था। पुलिस की बजाय ग्रामीणों ने पकड़कर आरोपी को थाने भेजा। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। कहाँ घर पड़ी घर पड़ी बक्सर। कौन करम करेला का करेला कौना गांव के रहे वाला हो? बक्सर में कौना गांव? हाँ का तो रोजी रोटी बा अंटीना लगेगा सर। मार पड़ाक देना अंटीना लगाओ तरे। कौन सी लगाओ तरे? कौन सी लगाओ तरे? हाँ कौन सी लगाओ तरे? क्या करते हो? क्या करते हो? खोल पेटी खोल। गाड़ी साइड में खड़ा कर। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।